नमस्कार, आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपकी बहुत ही हाई डिमांड वाला टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके टोटल 4 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और उसमें 2 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, बहुविकल्पात्मक जिसे अपन कहते हैं, और 2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे अति लघुत्रात्मक। साथ ही साथ मैंने पिछले वर्षों का जो पेपर्स हैं हमारे 2024 का, 2025 का और 2026 का मॉडल पेपर, मैं हर वीडियो में जो टॉपिक हम लेते हैं ना, उसमें पहले मैं पेपर्स का विश्लेषण करता हूं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आता हूं, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न फिक्स रहता है, बोर्ड का ब्लूप्रिंट फिक्स रहता है और बोर्ड का सिलेबस फिक्स रहता है। तो हम इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न करने वाले हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही टू द पॉइंट रहने वाले हैं और आपका जो प्रश्न जो बनेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आइए करते हैं शुरुआत। और देखो, पहला प्रश्न, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? भाई, हमने समाचार लेखन की शैली तो हमने पढ़ा है, लेकिन फीचर लेखन की शैली हमने नहीं पढ़ा। तो फीचर लेखन की शैली अगर आ जाता है तो कैसी होती है? नीरस होती है। ऑप्शन काटा करो। जैसे मान लो कभी नहीं आता हो ना, तो सवाल का राइट आंसर कैसे देना है, ये टेक्निक सीखो। आगे जब आप बड़े हो जाओगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दोगे ना, तो वहां पर अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो ऑप्शन काटना सीखो। तो नीरस होती है भाई? नीरस तो होती नहीं, फीचर तो होता ही। फीचर का मतलब ही क्या है? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन ही फीचर होता है। और फीचर का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन। तो नीरस तो कैसे हो गया? तो ये तो कट गया। दूसरा होता है कथात्मक शैली। थोड़ी देर रुकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली नहीं होती। क्यों? क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली तो होती है समाचार लेखन की। और वैज्ञानिक शैली नहीं होती भाई। तो हमारे पास ऑप्शन बचा एक, कथात्मक शैली, यानी कहानी के रूप में। और इसमें जो फीचर लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपना दृष्टिकोण, अपने भाव उसमें लिख सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सूचना के साथ साथ मनोरंजन करना। तो पहले प्रश्न का सही आंसर है कथात्मक शैली। ये मॉडल पेपर 2026 का प्रश्न है दोस्तों। फीचर हमेशा रोचक और कथा के रूप में होता है। तो ध्यान से, चूंकि मॉडल पेपर में जब प्रश्न आया है तो निश्चित रूप से इससे प्रश्न आपका बनेगा, इसीलिए अच्छी तरह से याद करिए। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि हमने पेपर्स का विश्लेषण किया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का विश्लेषण किया है, मॉडल पेपर का विश्लेषण किया है और उसी के अकॉर्डिंग में आपके लिए लाए हूं बहुत ही शानदार कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, समाचार लेखन में कुल कितने ककार होते हैं? दोस्तों, आप सभी को पता है 6 ककार होते हैं, पर उन्हें याद कैसे करें, क्रम से कैसे याद करें? क्योंकि अब यहां से अगला प्रश्न यह बनता है कि कौन से 4 ककार इंट्रो में काम में लिए जाते हैं, कौन से 2 ककार बॉडी में काम में लिए जाते हैं। वहां जाके आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो मैं आपको एक ट्रिक के साथ याद कराता हूं। ये 6 ककार बिल्कुल आपको अभी अंगुली पे और जुबान पे, मुख जुबान याद हो जाएंगे। जो ककार हैं, पहली बात तो ध्यान देना है, 6 ककार है और उसको इस तरीके से याद करना है कि क्या, कौन, कब, कहां, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ यहां। मैं आपको हिंदी कंपलसरी में भी याद कराया था। क्या कौन, क्या कौन लिख देना, अभी लिख दो हाथों हाथ, अभी याद हो जाएगा। क्या, कौन, कब, कहां, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ यहां, क्यों और कैसे हुआ यहां। अब मैंने जो लिखा है ना, वो क्रम आपको याद रखना है। ये पहले ये 4 जो है ना, ये आपके इंट्रो में काम आते हैं। ये 4 जो है ये इंट्रो में काम में आते हैं। इंट्रो का मतलब जिसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। और पीछे वाले 2 हैं, एक ये और एक ये आपके बॉडी में काम में आते हैं। ठीक है ना, ये बॉडी में काम में आते हैं। तो ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ यहां। तो ऐसे याद कर लो, पक्के याद हो जाएंगे। और पूरे 6 भी अगर आपसे कहा जाए ना कि 6 ककार कौन कौन से नाम लिखिए, तो आप ऐसे लिख देना। मतलब ऐसे नहीं लिखना, ये तो याद करने के लिए आप लिखना। नंबर 1 क्या, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। एग्जामिनर आप पर इतना आपको पूरे नंबर दे देगा, है ना, खुश हो जाएगा आप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 6 ककार होते हैं। ये 6 ककार वाला प्रश्न मॉडल पेपर में आया है, 2026 का मॉडल पेपर, ध्यान देना।
अब देखो नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेना। चलो मैं आपको चित्र दिखाता हूं। सबसे पहला इंट्रो, उसके बाद बॉडी और तीसरा होता है समापन। आप यहां पे देखोगे ये उल्टा पिरामिड शैली है दोस्तों। पहला जो भाग होता है वो इंट्रो होता है, इसे मुखड़ा कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं भाई? इसे मुखड़ा कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समाचार इसी में लिखा जाता है। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। ठीक है, तो ये 3 होते हैं और ये 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। 3 भाग होते हैं और बिल्कुल ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अच्छी तरह से याद कर लेना, इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। चलो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेडलाइन से क्या आशय है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये तो भाई। जो प्रिंट मीडिया होता है ना, प्रिंट मीडिया मतलब जैसे हम समाचार पत्र कह सकते हैं, तो समाचार पत्र में प्रिंट होने की एक निश्चित सीमा होती है। उसके बाद अगर कोई समाचार आता है तो वो उसमें नहीं छपता है, क्योंकि जो सुबह जल्दी वापस डिस्ट्रीब्यूट भी तो करने होते हैं समाचार पत्र। तो इसीलिए समाचार पत्र में किसी समाचार या रिपोर्ट के प्रकाशित करने के लिए स्वीकार करने की अंतिम समय सीमा होती है, उसे डेडलाइन कहते हैं। यानी उसके बाद अगर कोई समाचार प्राप्त हुआ प्रिंट करने के लिए तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसे डेडलाइन कहते हैं। 2000 मॉडल पेपर 2026 का प्रश्न है और बिल्कुल अगर मॉडल पेपर का प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी शुरुआती 2-3 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? समापन कहते हैं? नहीं भाई। बॉडी कहते हैं? नहीं कहते। मुखड़ा कहते हैं? हाँ मुखड़ा कहते हैं। आलेख नहीं, तो उसे मुखड़ा कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि उल्टा पिरामिड शैली में जो 3 भाग होते हैं ना, उसमें समाचार, क्योंकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, तो जो पहला भाग होता है वो उसका मुखड़ा कहलाता है और इसमें 4 ककार काम में लिए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है पिछले, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, मुझे कमेंट में बताइए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका फीडबैक जब मुझे मिलता है ना, तो उसी के आधार पर मैं मेरी नेक्स्ट क्लास ला पाता हूं और साथ ही साथ ये जो मैंने कंटेंट बनाया है मुझे संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने सही बनाया है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, टेक्निक से समझाऊंगा। अगर आपको ये पूरा टॉपिक भी पढ़ना है, जैसे अभिव्यक्ति और माध्यम, अगर आप, क्योंकि तो हम प्रश्न आंसर कर रहे हैं, पर अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट लिखो ताकि मुझे पता चले। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है ना, और लाइक के साथ साथ हाइप बनता है भाई। प्रत्येक स्टूडेंट को 3 हाइप देता है यूट्यूब, प्रति सप्ताह आपको 3 हाइप मिलते हैं। अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन बचा हुआ है तो लगा दो इस वीडियो में हाइप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। दोस्तों मैं आपके लिए हर टॉपिक, हर कंटेंट, आपने देखा होगा शुरू जब एग्जाम बोर्ड के शुरू होते हैं ना, तब से लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 10 तारीख तक आपका जो फाइनल एग्जाम होगा तब तक मैं आपको इसी तरीके से हर कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। बिल्कुल आपको जो है वो एक स्टैंडर्ड कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और परीक्षा में छपने वाले सारे प्रश्न देता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या है कि समाचार लेखन में क्यों और कैसे का उत्तर समाचार के किस भाग में दिया जाता है? तो हमने इसे अच्छी तरह से देख लिया है कि पिछले वाले जो 2 ककार होते हैं, क्यों और कैसे हुआ, यहाँ इनको बॉडी में काम में लिया जाता है। ये विवरणात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको बॉडी में काम में लेते हैं। ऑप्शन इसका क्या राइट रहेगा? डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, छठा प्रश्न, ये हो गया, छठा प्रश्न हो गया, बॉडी में काम में लिया जाता है भाई। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा फीचर का प्रकार नहीं है? भाई फीचर कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है, तो इसमें से एक जो है वो फीचर का प्रकार नहीं है। कौन सा भाई? उल्टा पिरामिड फीचर। भाई उल्टा पिरामिड तो हमने तो आज तक ही नहीं सुना। उल्टा पिरामिड तो एक शैली है, किस बात की? समाचार लिखने की एक शैली है दोस्तों। रूपात्मक फीचर हो सकता है, जीवन शैली फीचर हो सकता है, यात्रा फीचर हो सकता है, लेकिन उल्टा पिरामिड फीचर नहीं होता है। उल्टा पिरामिड एक शैली होती है जिसमें समाचार लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों फीचर लेखन का मुख्य, चलो ऑप्शन काटते हैं। केवल सूचना देना, केवल सूचना देना तो नहीं है, इसके अलावा और भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठकों को शिक्षित करना और मनोरंजन करना, यह है मुख्य उद्देश्य किसका? फीचर का। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें मनोरंजन, साथ ही साथ सूचना देना। तो महत्वपूर्ण बात है सूचना के साथ मनोरंजन करना। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न देखो, लेख और फीचर में सबसे बड़ा अंतर क्या है?
आंसर है शब्दों का अंतर है, लेखक का अंतर है। लेख में विचारों की प्रधानता होती है जबकि फीचर में भावनाओं की प्रधानता होती है, इसीलिए तो इसे कहते हैं ना आत्मपरक होता है फीचर। सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। इस पंक्ति को मैं जो बोल रहा हूं ना उसको लिख लो, रिक्त स्थान में पूछा जाएगा। सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन रिक्त स्थान कहलाता है, फीचर कहलाता है। तो आंसर इसका हमारा रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है बीट किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न तो अच्छी तरह से जानते हो कि जो पत्रकार होते हैं ना भाई, हर व्यक्ति की अपनी एक रुचि होती है और उसकी अपनी योग्यता होती है। तो पत्रकारों में भी जिस पत्रकार की जैसी रुचि है और उसके पास जैसी योग्यता है, उसके पास जैसी क्वालिफिकेशन है, उसके अनुरूप उसको टॉपिक दिया जाता है समाचार लिखने का, तो वो उसकी बीट कहलाती है। जैसे मान लो किसी को खेल जगत ज्यादा पसंद है ना, खेल समाचार, तो फिर वो खेल में उसकी रुचि होगी, साथ ही साथ खेल में उसकी विस्तृत जानकारी भी होगी, तो उसे खेल समाचार लिखने के लिए दिया जाता है, तो वो उसकी खेल बीट हो गई। इसी तरीके से किसी के अपराध है, किसी की राजनीति है, किसी की अर्थव्यवस्था है, वो उनको दिया जाता है। तो संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम के बंटवारे को बीट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, अगला है फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, उसमें से एक पत्रकार है फ्रीलांसर। आप मुझे बताइए बाकी वाले जो 2 पत्रकार उनका नाम बताना है आपको मुझे। अब फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं इसे समझना है कि वह स्वतंत्र पत्रकार जो किसी एक अखबार से बंधा नहीं होता है, मतलब वो किसी खास समाचार समूह से बंधा हुआ नहीं है। वो पत्रकार है पर वो किसी के लिए भी काम करेगा, उसको जो पैसा दिया जाता है ना पैसे के आधार पर, बल्कि वो अलग अलग अखबारों में भुगतान के आधार पर लिखता है। पैसे लेकर के वो किसी भी समाचार पत्र के साथ लिख सकता है। लेकिन दूसरे 2 और पत्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया है पूर्णकालिक कि भाई बताओ आपकी 3 पत्रकार कौन से होते हैं। तो जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं वो किसी एक समाचार समूह से बंधे हुए होते हैं, वो उनके नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, मासिक वेतन दिया जाता है इनको, वो उसी अखबार के साथ जुड़े रहते हैं, वो दूसरे के लिए नहीं लिख सकते। दूसरे होते हैं अंशकालिक। अंश का मतलब होता है दोस्तों थोड़े समय के लिए ना, अंशकालिक पत्रकार होते हैं, तो ये थोड़े समय के लिए किसी समाचार समूह के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये और तीसरे फ्रीलांसर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पत्रकार हो गए। 12वां प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब और कहाँ हुआ था। हमने 50 बार पढ़ लिया कि समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है, तो उल्टा पिरामिड शैली होती है, पर यह नहीं पढ़ा आज तक कि उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब और कहाँ हुआ था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान देना। जो प्रश्न आपको मिशन आरबीएससी पे मिलते हैं दोस्तों, वैसे प्रश्न कहीं पर नहीं मिलते होंगे। आप लोगों ने और भी चैनल देखे होंगे और भी टीचर्स को पढ़ा होगा आपने, पर जो एक क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है, जो बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपता है, आज तक आपने इतने पेपर्स दिए हैं, तो जो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलता है वैसा बाकी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों के भी काम आ जाएगा। इस शैली का विकास 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। ध्यान देना, कहाँ कब हुआ था, 19वीं सदी में। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। उस समय टेलीग्राफ से खबरें भेजी जाती थी, इसलिए सबसे जरूरी बात पहले लिखने का चलन हुआ कि भाई, क्योंकि महंगा पड़ता था ना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती थी उसको ऊपर लिखा जाता था। ऐसे करके धीरे धीरे फिर इस शैली का विकास हो गया। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखिए, संपादकीय किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखबार के संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या उद्देश्य पर अखबार की आधिकारिक राय प्रकट करने वाले लेख को संपादकीय कहते हैं। और दोस्तों ये जो संपादकीय होता है वो जिस भी समाचार पत्र में जो संपादकीय, प्रत्येक समाचार में संपादकीय छपता है, तो जिस समाचार में वो जो संपादकीय छपता है उस संपादकीय को उस समाचार की भाषा माना जाता है, उस समाचार पत्र की आवाज माना जाता है, वो उस समाचार पत्र का मत होता है। ये ध्यान देना है, इस पर किसी एक लेखक का काम नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार यहां से प्रश्न बनता है कि समाचार की आवाज किसे माना जाता है, समाचार पत्र की। नेक्स्ट, स्तंभ लेखन क्या है। तो समझो कि अखबार के संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या मुद्दे पर अखबार ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है स्तंभ लेखन क्या है। वह विचारपरक लेखन का एक रूप है जिसमें किसी महत्वपूर्ण लेखक को उसकी लोकप्रियता के आधार पर अखबार में एक नियमित कॉलम लिखने की जिम्मेदारी दी जाती है। जो फेमस जो पत्रकार होते हैं ना, किसी विषय में विशेषज्ञ होते हैं, तो उनको अखबार में एक निश्चित जगह दे दी जाती है कि भाई आप रोज का या फिर साप्ताहिक या फिर उनको पाक्षिक एक जगह दी जाती है कि यहाँ पर रोज हम आपका जो मत होगा वो छापेंगे, तो रोज आपको एक स्तंभ लिखना है।
तो दोस्तों वो इस लिखते हैं। कॉलम हमेशा किसी विशेषज्ञ द्वारा ही लिखा जाता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो पत्रकार अपने क्षेत्र में वही लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है। अभी अभी हमने देखा जो संपादकीय होता है वही समाचार पत्र की आवाज मानी जाती है, संपादकीय को उस किसी भी समाचार पत्र की आवाज मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 प्रश्न हमने किए हैं और ये पहला भाग है। अभी इसका दूसरा और तीसरा भाग भी आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और जो भी प्रश्न आएगा वो बिल्कुल आपको इसी क्लास में से मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और हाइप तो बिल्कुल कर देना है आपको, क्योंकि अगर हाइप करेंगे तभी तो ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचेगा। तो जितना ज्यादा आपके साथियों के साथ पहुंचेगा उनके भी नंबर कवर होते जाएंगे और इसी तरीके से आप और हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।